स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बैटल ऑफ बंगाल को जीतने के लिए शाह ने कोलकाता को अपना बेस बना लिया है। अगले करीब 150 घंटे शाह कोलकाता में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोलकाता में देर रात तक बैठक की। रात 8 बजे शुरू हुई बैठक देर रात 12 बजे के बाद भी जारी रही। इस मैराथन बैठक में शाह ने प्रभारियों और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। बैठक का मुख्य एजेंडा कमजोर बूथों को अवैध किले में बदलना है। अमित शाह ने साफ संदेश दिया है कि केवल रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि जीत का असली आधार बूथ प्रबंधन है। अमित शाह 27 अप्रैल तक कोलकाता में ही रुकेंगे, जो ये संकेत देता है कि भाजपा इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए कितनी गंभीर है। बंगाल की 294 में से बीजेपी का फोकस 215 सीटों पर है। ये वो सीट हैं जहां मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी पर हावी नहीं है। अगर बीजेपी को बंगाल जीतना है तो इन 215 सीटों में से 150 सीटों का स्कोर करना पड़ेगा, यानी बीजेपी को हर 10 में से 7 हिंदू का वोट चाहिए। क्या यह संभव हो पाएगा? और जिस तरीके से बैठकें गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, उससे क्या बूथ मैनेजमेंट हो पाएगा? और क्या संगीत जी बड़ा आसान है बंगाल में बैठक करके बूथ मैनेजमेंट? क्योंकि हम बाकी प्रदेशों में देखते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा बूथ मैनेजमेंट करती है, लेकिन बंगाल में क्या इस बार वो बूथ मैनेजमेंट हो पाएगा जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? देखिए, बूथ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अमित शाह जी ने ही लाया। और जब वो पहली बार अध्यक्ष बने थे और उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके हाथों में, उनकी कमान आई थी, तो उन्होंने इसको यूज किया था, इसका प्रयोग किया था और उसका बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट आया था कि भारतीय जनता पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें लोकसभा जीत करके आई थी। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव जब चल रहा था तो इसी कहानी कुर्सी में हम लोग बहुत बड़े बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि देखिए, चुनाव टक्कर का चुनाव है। जितने भी पोल प्रेडिक्टर्स थे कुछ और कह रहे थे, लेकिन एक ढंग से वो कहा जा रहा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत तो जाएगी, लेकिन चुनाव टक्कर का है, एक तरफा चुनाव नहीं है। जब रिजल्ट आया तो एक तरफा चुनाव था। और मैं कह सकता हूं कि अमित शाह जी का जो बूथ मैनेजमेंट था बिहार के अंदर, अमित शाह के साथ उनकी पूरी एक टोली और पूरा कैंप, मैंने तो एक जगह देखा इसको, अपनी आंखों से देखा कि कैसे बूथ मैनेज होता है, ये अपनी आंखों से देखा। और वो हैरान करने वाला है, वो मैं कह भी नहीं सकता, यहाँ पे बात भी नहीं उसके बारे में कर सकता, लेकिन वो अद्भुत था। जिसे कहते हैं ना कि एक एक बूथ का कंप्यूटर पर उनके पास डेटा है, ये हमारे पास आ रहा है वोट, ये हमारे से बाहर जा रहा है, इस वोट को हम खींच सकते हैं, इस वोट को हम नहीं खींच सकते हैं। और पूरी एक टीम नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं। गुजरात की पूरी टीम एक जो थी CR पाटिल के नेतृत्व में, ऑलरेडी बिहार जाकर के काम कर रही थी। वैसे ही एक नहीं, पता नहीं कितने टीमें काम कर रही थी वहां पे। वही हाल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के प्रयोग को बंगाल में आरोपित किया है। और उनको ये बात पता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, चाहे आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका अनायास नहीं हो जाता है, वो एकदम प्रयोग के तौर पर ये होता है। तो उनको पता है कि नहीं मिलना है, हमको काम कहाँ करना है। जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई, ये अभी आप दिखा रहे थे कि 215 सीटें हैं, उन 215 सीटों में भी वो छांट करके चल रहे हैं। अब आप देखिए, हम लोगों ने आदिवासी सीटों का हम लोगों ने जिक्र नहीं किया। आदिवासी सीटें वहां पर करीब 68 सीटें थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त पिछली बार मिली थी। हाँ। क्या वे पूरी की पूरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कर पाएंगी इस बार के चुनाव में? जो शेड्यूल ट्राइब्स के सीटें थी, उसमें भारतीय जनता, अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है वो तृणमूल कांग्रेस 7-8 सीटें दिखा रही थी, वो एक्चुअली शायद 9 सीटें थी। 9 सीटें जीत करके आई थी और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को 7-8 ही सीटें आई थी, 8-7-15 का ही वो आंकड़ा था। तो क्या ऐसे जगहों पर बूथ मैनेजमेंट कितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है? यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपको परिणाम बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे। और बंगाल के बारे में कल तक लोग कहता था ममता बनर्जी जीत ही जाएंगी,
लेकिन आज यदि बंगालियों से आज पूछे तो लोग आज कह रहे हैं कि बहुत सर, अच्छा इसी बात को भारतीय लेकर जनता तो पार्टी ममता लेकर बनर्जी आग बबूला है ना, बार नहीं, बार नहीं, कहती है ना इसलिए कि बबूला है। जानबूझकर मेरे वोटर्स को टारगेट करने नहीं, की कोशिश उनके की जा वोटर रही है। उनके वोटर्स क्या होते हैं? वो बंगाल के वोटर्स हैं। उनके वोटर्स का मतलब वही है जिसको उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ ला, अब मरे हुए तो आकर के वोट करेंगे नहीं। अब मैं ये उनको, जानना चाह रही हूँ, जिनसे वो वोट करवाते थे पहले। ठीक है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ विजय जी, कोई बड़ा नेता गृह मंत्री अमित शाह जब 27 अप्रैल तक बंगाल में ही रहेंगे और लगातार बैठकें चल रही हैं और उनका मेन फोकस इसी बात पर है कि इस बार वोटर डरे ना, कम से कम मतदान केंद्रों तक तो पहुंचे, उनमें ये विश्वास जता पाएं कि आप डरिए मत, आप आइए मतदान कीजिए। और बीजेपी इसी वजह से आश्वस्त है कि शायद इस बार सत्ता का सुख वो भोग पाएंगे पश्चिम बंगाल में। इससे प्रभाव पड़ता है क्या नेता का उसी प्रदेश में रहने से? नेता का प्रदेश में रहने का प्रभाव तो पार्टी कार्यकर्ताओं पर बहुत पड़ता है, वोटर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता तो एनर्जाइज होता है, उसका काम उत्साह में होता है, उसका काम आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पिछले आधा घंटा से जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है केवल भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है और कोई है ही नहीं। अभी तक तो ये बाईपोलर इलेक्शन लग रहा था मुझे कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लेकिन हमारी चर्चा से मुझे लगा कि ये केवल बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है ये शायद पता नहीं। तो ये तो 234 जितनी सीटें हैं वो सभी बीजेपी के पास, अब उसमें से कितनी सीटें वो अपनी कमजोरी की वजह से हार जाएगी। नहीं सर, आगे दिखाएंगे ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। आगे वो बाइटें हैं वो मैं सुनवाऊंगी। ममता बनर्जी 215 सीटों पर है, हाँ। उनकी कितनी सीटें कम हो सकती है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और जो पार्टी 77 सीटों पर वो डबल कर जाएगी, इस पर हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं। मतलब सब कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है चुनावों में, और कोई पार्टी कोई काम नहीं कर रही ऐसा लग रहा है। और एक शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, यदि कोई और बोलता तो आप नाराज हो जाते कि मैनेज करते हैं अमित शाह जी पार्टी। तो यही तो बात हो रही है, सारे झगड़ा ही ये हो रहा है कि बीजेपी बूथ्स को मैनेज करती है। देखिए, यही आरोप तो लग रहा है। बूथ मैनेजमेंट तो अच्छी तो बात है, बूथ लूटना तो अच्छी बात नहीं है सर। अच्छा बोले सर, बोले। जो ममता बनर्जी जो डकैती करती है, मैं तो आपकी ताकत की जिक्र कर रहा हूँ कि बूथ जो भारतीय मैनेजमेंट जनता को अपने आप पार्टी में मैनेज खराब कर चीज रही नहीं है, उससे भी अभी आपने कहा, अभी चर्चा हुई कि भाई 152 सीटें हैं जिसमें से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लड़नी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद मालदा ये छोड़ दीजिए। अब 115 में से 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी ताकत की बात तो बहस ही नहीं बचती है ना। इस पर बहस नहीं इस देश में होनी चाहिए कि क्यों बंगाल में मुर्शिदाबाद नहीं, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि मालदा मुर्शिदाबाद में क्यों एक तरफा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो सब मुसलमान है इसलिए ना। नहीं वो तो है ही बात, इसमें है कौन ना? बात कर रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद तो जिसको सेकुलर वोट के बारे में आप लोग 75% वोट मुसलमान दे जिसे दे, तो वो कम्युनलाइज होता है इलेक्शन। और आप उम्मीद करें कि हिंदू जो है वो 80% जो बीजेपी को वोट दे दे या एक तरफा दे दे तो वो कम्युनलाइज नहीं है। नहीं तो मैं तो मतलब यही हिंदू कहता हूं, एकजुट हो नहीं तो कम्युनलाइज नहीं होता। नहीं, मैं तो इसके ठीक उल्टा बोलता हूं कि जब हिंदुओं को पोलराइज होने की बात की जाती है तब वो यहाँ पर एक गिरोह होता है, वो कहता है कि नहीं ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स है। और जो मुसलमान पहले से गिरोह की तरह काम करता है उसको कहा जाता है कि बड़ा वो सेकुलर धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ा है। एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक छोटी टिप्पणी। देखिए, पहली बात तो ये कि विजय जी ने कहा कि चुनाव हम लोग बार बार यही कह ही रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस इतनी मजबूत है, तो विजय जी ने कहा कि हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं अभी जब से शो शुरू हुआ कहानी कुर्सी की। हम तो हुमायूं कबीर 3 बार तो मैंने बोला पॉलिटिकल ब्रिलियंस ममता बनर्जी का, 3 बार मैंने बोला। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, तो किसकी हम ताकत की बात कर रहे थे? मतलब विजय जी की बात से ऐसा लगा जैसे हम लोग तृणमूल की ही बात कर रहे हैं। वो इतनी ताकतवर पार्टी है कि उसको चैलेंज करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई क्या, इसकी बात कर रहे हैं हम। 3 सीट वाली जो पार्टी थी उसके 77 पहुंचने की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ताकतवर नहीं, ये तो कोई पहुंची, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। 3 से 77 पर नहीं पहुंची भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। वो 108 सीटें आने वाली थी, उसमें से 77 सीटें आई उसके पास। उससे पहले 2019 के चुनावों में वो 108 सीटों पर लीड कर रही थी। विधानसभा में उसे 77 सीटें। आपने लोकसभा के आंकड़े को यहाँ पर नहीं, लेकिन ये तो अद्भुत कर दिया कि विजय जी ने कहा कि 108 सीटें आनी चाहिए थी। तब तो अगर उस लिहाज से देखें तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आ ही जाएगा, क्योंकि 120 नहीं, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी किसी एक न एक सीट पर ऐसे 142 सीटों पर जीत चुकी है, पहले जीत चुकी है 142 सीटों पर। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 142 सीटें वो जीत चुकी है,
तो क्या वो ऐसा नहीं होगा कि वो यदि सीटें अच्छा, रिपीट चले कर दे सर, भारतीय अगले जनता मुद्दे की पार्टी? तरफ बढ़ती इसमें कोई हूँ। आपत्ति नहीं कर रहा भाई, कोई भी पार्टी जीत सकती। सर, हम तो यही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में में ममता बनर्जी जो मजबूत है, उनका जो मजबूत किला है, क्या वहां बीजेपी मेहनत करके कुछ वोट चुराने में कामयाब रह पाएगी, या फिर बीजेपी को इस बार भी सूखा ही मिलेगा? इस बार भी बीजेपी जो सत्ता का सपना देख रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो हिंसा का बनता है, और इस बार इस हिंसा का बंदोबस्त करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें चुनाव आयोग ने की हैं, जिस पर एक अलग सियासत हो रही है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग से पहले हिंसा शुरू हो गई, ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं। वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया। मारपीट की, गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। और सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा दुर्गापुर में भी हुआ। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। असल में जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बैनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच कहासुनी शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने, मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल में लिया है। और यही चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है उसे किसी भी तरीके से रोका जाए। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। टीएमसी कह रही है कि उनके वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अमिताभ जी, क्या इतना मुश्किल है पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकना, उपद्रव को रोकना, दो पार्टियों के समर्थकों को आपस में भिड़ने ना देना? इतनी फोर्स लगा दी, उसके बावजूद भी खबरें तो आ ही रही हैं। देखिए, कहानी में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा इसलिए भी है कि कांटे का संघर्ष है। और वो लड़ाई जो अगर आप देख रहे हैं पूरे बंगाल में, वो 4-5% वोटों के लिए ही है, उसी में पूरा खेल बदल जाएगा। और यहाँ पर जो अभी जो वायलेंस दिख रहा है, ये एक मैं कहूँ कि शुरुआत है, और आगे और भी वायलेंस होगा। और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर तो लोग कह रहे हैं कि लोग तैयार हो रहे हैं इस दिन के लिए कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो यहां वायलेंस होगा। और इलेक्शन के पहले वायलेंस कम होगा ये भी लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक बहुत डायनेमिक शिफ्ट भी आने वाला है, मुझे ये लग रहा है, इन टर्म्स ऑफ पीपल्स परसेप्शन की ये चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं। टीएमसी ग्राउंड पे बहुत एक्टिव है, और कहा जा रहा है अमित शाह जी की या बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, टीएमसी का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ उतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लेवल पे बूथ मैनेजमेंट से लेके इंडिविजुअल घरों का असेसमेंट भी टीएमसी करती है। अब आप उसे कहें मेजॉरिटी है इसलिए शायद वो कर पाती है, लेकिन वहां जो टीएमसी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है वो बीजेपी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस से कहीं ज्यादा है। वेल एंट्रेंस्ड लोग हैं, इनके इंटरेस्ट एंट्रेंस्ड हैं, लेकिन यही है कि भय से, और आप जितने भी पोल असेसमेंट देखेंगी, आपके टीवी पे भी दिखा रहे थे और भी अन्य यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगी, तो सब कोई ये बताने से डर रहा है आज कि वो किसको वोट देगा। और ये जो डर है वो निकालना इस समय टीएमसी सरकार का तो के साथ तो पॉसिबल नहीं है, वो सेंट्रल फोर्सेज, यहां भी आप देख रही थी सेंट्रल फोर्सेज के साथ वही गेरुआ वस्त्र या कांग्रेस बीजेपी वाले लोग ही दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। तो वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वायलेंस का स्कोप यहां बढ़ जाता है। और वायलेंस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत इफेक्टिव होगा लोगों को ये जताने के लिए कि घर से निकल के आप वोट दीजिए। हालांकि वोटिंग इस बार बढ़ेगी, क्योंकि जो एसआईआर हुआ है उसके चलते जो प्रवासी बंगाली हैं जो भारत में कई जगहों पर रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सब घरों को वापस गए हैं। तो जो 82% 83% के लगभग वोट था, इस बार वो माना जा रहा है। सर, जिस डर की बात आप कर रहे हैं ना कि वोटर खुल के बताता नहीं है कि वो किधर जा रहा है, वो टीएमसी को पसंद कर रहा है या बीजेपी को पसंद कर रहा है, इसके पीछे की जो वजह है वो भी आपको बताती हूं। एक बाइट आपको सुनवाऊंगी। कल बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और कल प्रचार के आखिरी दिन दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल प्रत्याशी कवि दत्ता लोकल बाजारों में घूम रहे थे, जहां उनका वोटर्स को धमकाने का एक वीडियो सामने आया, जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। सुनिए पहले। দেখে নেবো কিন্তু ক্যামেরাতে
तो आपने देखा यहाँ पर सबको सामान्य नजर आ रहा है। आशीर्वाद दीजिएगा, हमें ही वोट दीजिएगा, ये प्रत्याशी घूम घूम कर कहते हैं। लेकिन एक लाइन जो कह रहे हैं वो कि कैमरे में सब दिखता है, यानी वो बता रहे हैं कि पता चल जाएगा आपने किसको वोट दिया है और किसको वोट नहीं दिया है। यानी वो बता रहे हैं कि मुझे वोट अगर नहीं दिया तो कैमरे में दिख जाएगा। आप बोल रहे थे कि कांटे का टक्कर बंगाल में इस बार दिख रहा है, इससे वायलेंस की संभावना ज़्यादा रहती। बहुत जगह कांटे की टक्कर है, हिमाचल में भी कांटे का टक्कर था। मात्र 50,000 वोट से कांग्रेस पार्टी जीत करके आई वहाँ पर। 50,000 था या 60,000, कोई ऐसा ही आंकड़ा था, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था। वायलेंस हुआ नहीं हुआ। जो है वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीता, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था दोनों के वोटों के प्रतिशत में, कोई वायलेंस नहीं हुआ। वहां पर आप देखेंगे कि वायलेंस बंगाल के राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया है। और इसकी नींव जो है वो जो देश का जो सबसे सेकुलर, सबसे ह्यूमनिस्ट गिरोह, जिसे वामपंथी गिरोह कहते हैं, उसी ने दिया था। और वो बहुत बड़ा पत्रकारों का गिरोह था और इंटेलेक्चुअलों का गिरोह था जो उसके साथ खड़ा रहता था। कभी उसके बारे में हमने, देश के लब्ध प्रतिष्ठित चैनल एक हुआ करता था, अब तो उसका स्वामित्व तो कहीं और आ गया है। कभी भी मैं उस पर स्पेशल करते हुए नहीं देखा था, शो करते हुए कि बंगाल में कितना वायलेंस हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही हैं। वो वामपंथियों के समय हुआ करती थी। इस आपने पिछला जो भी चुनाव हो, 17 का हो, 21 का चुनाव हो, आप देखेंगे लोग भाग करके आसान, भारतीय जनता पार्टी के कार्डर्स के घरों पर बम फोड़े गए, मारा गया। चुनाव किस लिए गया? क्योंकि तुमने चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को खत्म करने के लिए जरूरी था। ये कितना खत्म हुआ होगा, लोग उसको आज के दिन में कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस क्यों वहां पर जा रही हैं, इसीलिए जा रही हैं और जाना भी चाहिए। सर बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल में आप एक गुंडे सरकार से आप चुनाव के खिलाफ यही आरोप टीएमसी वाले भी लगाते हैं कि जब से बीजेपी एक्टिव हुई है तब से पश्चिम बंगाल का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया है। ये आरोप टीएमसी वाले लगाते हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैसे तैनाती की गई है ये आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, इसीलिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की 316 कंपनी, तो वहीं पूर्व मेदिनीपुर में 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। अगर देखा जाए तो औसतन 100 से 150 वोटर पर एक जवान तैनात है। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आंकड़ों की बात करें तो 2016 में जहां 800 कंपनी तैनात थी, जो 2021 में सिर्फ 725 थी, और इस बार के चुनाव में 2550 कंपनियां तैनात की गई हैं। बंगाल में सोर्स जैमिंग और बूथ जैमिंग को रोकने के लिए भी चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। सोर्स जैमिंग, जिसमें वोटर्स को घर से निकलने से रोका जाता है, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। बूथ जैमिंग यानी वोटर्स को बूथ पर वोट डालने से रोकने वालों पर भी एक्शन होगा। पहली बार गाड़ियों को क्लाउड कैमरों से लैस कर दिया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल में 2600 गाड़ियों को लगाया गया है, जो हर विधानसभा में घूम रही हैं। इन गाड़ियों पर लगे क्लाउड कैमरों की फीड 24 घंटे फीड आयोग को भेजी जाएगी और आयोग के अधिकारियों की ग्राउंड की एक्टिविटीज पर पूरी नजर रहेगी। ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि बंगाल में चुनाव हिंसा रहित हो। हालांकि बंगाल में इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाए। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के कहने पर पहले राउंड में 4 दिन पहले यानी 20 अप्रैल से ही शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। तो वहीं सेकेंड राउंड में 5 दिन पहले से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। चुनाव आयोग ने एक और असाधारण कदम उठाते हुए वोटिंग से 2 दिन पहले से ही मतदान वाले इलाकों में बाइक से चलने पर बैन लगा दिया है। बाइक पर चलने की पाबंदी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो सके और इसी
पाबंदी पर ममता बनर्जी गुस्सा हैं। ममता बनर्जी अटैकिंग मोड में हैं। वोटिंग से पहले बाइक पर पाबंदी लगाने से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता ने इसे वोटर्स को पोलिंग बूथों तक आने से रोकने की साजिश बता दिया है। सुनिए आप। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकली करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, शैतानिया है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। अभी बदमाशी की बात कह रही हैं ममता बनर्जी। विजय जी, अब ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं। वो तो अकेले दम पर पूरा चुनाव प्रचार कर ही रही हैं, लगातार घूम रही हैं, केंद्र सरकार की विफलताओं पर ज्यादा फोकस नजर आ रही हैं और अब भी कह रही हैं कि ये बदमाशी है सेंट्रल फोर्सेस की। एक तरफ वो तस्वीर जहां हिंसा दिखती है, एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती और बीच में नैरेटिव कि सेंट्रल फोर्सेस आने से बंगाल चुनाव प्रभावित होगा। देखिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, भय मुक्त हो, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल की ये पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री है, समझे, कि वहाँ पर वायलेंस होती रही है। लेफ्ट पार्टीज़ के वक्त में भी बहुत होती रही, बल्कि लेफ्ट पार्टीज़ के वक्त में ज़्यादा शुरू हुई और उसको लड़ने के लिए ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चली गई, ऐसा माना जाता है। और वो वायलेंस चल रही है। और जो भय है ना वहाँ पर, यदि आप बंगाल गए हो तो भय प्री पोल वायलेंस का नहीं है, पोस्ट पोल वायलेंस का है। और इलेक्शन पर असर भी वो पोस्ट पोल वायलेंस का होगा। तो वो इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, कितना इस्तेमाल हो रहा है इनका फोर्सेस का, सेंट्रल फोर्सेस का, वो भय मुक्त रखे, लेकिन चुनाव के लिए वोट डालने दें, ये भी एक व्यवस्था रहनी चाहिए कि भाई केवल ना हो। ममता जी बोलती हैं तो वो पॉलिटिकल एक उनका बयान है कि इस तरह से बात कर सकती हैं मोटरसाइकिल्स के लिए। लेकिन मैं इसमें इलेक्शन कमीशन को इतनी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि उनको जो ठीक लगता है इलेक्शंस के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए, उस पर काम करने देना चाहिए और उस पर मौका करना चाहिए। और वैसे भी कर ही लिया उन्होंने, सारे ऑफिसर्स बदल ही दिए हैं, IPS बदल ही दिए हैं, IAS बदल ही दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल ही दिया है। तो अब तो फ्री वायलेंस होना चाहिए, फ्री वायलेंस का इलेक्शन होना चाहिए। और वैसे मुझे क्यों चिंता नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो पहले इसको सारा देखा होगा, तब उन्होंने ये चुनाव 5 फेज के बजाय 2 फेज में करवाया है। इसका मतलब उनको इस बार बंगाल में वायलेंस की संभावनाएं, आशंकाएं कम लग रही होंगी, तभी उन्होंने 2 फेज में करवा दिया होगा ना इलेक्शन। लेकिन किसी भी तरह से हो, मैं समझता हूँ इलेक्शंस में वायलेंस पर रोक लगाने का काम इलेक्शन कमीशन देखे और जो फोर्सेज है वो भी करे। बाकी चुनाव में ये सब आरोप ममता जी जो कह रही हैं वो या कोई और लोग कह रहे हैं, उससे मैं नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस जो है होने चाहिए वायलेंस फ्री। एक बात जो टीएमसी कह रही है, या टीएमसी के साथ इंडिया अलायंस के जितने दल हैं वो कह रहे हैं 2550 कंपनियां तैनात की गई हैं और हर्षवर्धन जी इसी पर सवाल है उनका। कह रहे हैं ऐसा भी क्या है पश्चिम बंगाल में कि आप 2550 कंपनियां तैनात कर रहे हैं, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे ये यहाँ पर कोई आतंकवादी हैं, जैसे यहाँ कोई हमला हो जाएगा, जैसे युद्ध करने जा रहे हैं हम। ऐसा भी क्या है भाई? हिंसा होती है, हिंसा रोकने के लिए आप एक सामान्य तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों का गुजरना वोटर्स के अंदर डर पैदा कर सकता है, वो ये कहते हैं। नहीं, अच्छा किया प्राची आपने ये प्रश्न पूछा और ये बहुत ज़रूरी है, अब इसको सबको सुन लेना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि 2005 में 600 कंपनी तैनात करनी पड़ी थी KJ राव को बिहार में। 2011 में 700 से अधिक कंपनियां तैनात हुई थी जब 2011 का विधानसभा चुनाव हुआ था। और आपको याद होगा कि अभी ये पहली बार है कि 2 चरण में, वरना तो 3, 4, 5, 6 और 8 चरण तक गए। अब 2 चरण में चुनाव है, 2500 कंपनी तैनात है और उसी से अगर आप देखें तो समानुपातिक तौर पर देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। लेकिन हां, यह जरूर दिख रहा है कि प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट है। जहां जहां ज्यादा गड़बड़ी थी वहां मैपिंग करके डिप्लॉयमेंट है। जो लोग ऐसी गड़बड़ी कर रहे थे उनको पकड़ा भी गया है। इसीलिए शायद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे 800 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आशंका है। इसका मतलब यह हुआ ना कि जो बूथ पर जो लोग ये काम करते रहे होंगे। और देखिए, कहने को तो बड़ा आसान होता है कि भाई कोई भी चुनाव आयोग है, जब ऐसे करेगा तो आप कहें कि ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है। लेकिन यह भी तो सोचना चाहिए 15 साल से जो पार्टी सत्ता में है वो ऐसा माहौल नहीं बना पाई कि दूसरा कोई राजनीति करते हुए वहां आसानी से बूथ तक पहुंच पाए। और हम लोगों ने, मतलब जो अभी विजय जी ने कहा, असली मसला वही है। 2021 में भाग के धुबरी जाना पड़ गया भाई। देश के किसी राज्य में नहीं हुआ, इसका जिक्र बार बार करना चाहिए। देश के किसी राज्य में नहीं हुआ कि चुनाव हुआ और उसके बाद फिर चलो
गांव के बीच में जहां पंचायत लगती है, अच्छा चलो सर मुड़ाओ इसका और इसको कहो कि ये पंचायत तक घसीटते हुए आएगा। महिला है तो वो हाथ जोड़ते हुए और बार बार जैसे भगवान के यहां जाते हैं वैसे सरपंच बैठा हुआ है कि अब तो खेला होबे का गाना चलते हुए बम उछालते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं। ये सब कहीं और देखा है क्या? उसकी चर्चा ही नहीं होती, मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात ही नहीं करता है। और ये बात करते हुए जब हम लोग कहते हैं तो ये लगता है कि अरे देखो मतलब एक महिला अकेली लड़ रही है, कुछ ऐसा नैरेटिव ऐसा गढ़ दिया जाता है। ये इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा, हत्या, दुकान लूटना, मकान लूटना, महिलाओं की अस्मत लूटना, ये पॉलिटिकल उसका पार्ट हो गया है। ये शर्मनाक है। और ऐसे में चुनाव आयोग अगर इसको निष्पक्षता से करा ले जाए, फियरलेस करा ले जाए, बिना बूथ लूटे करा ले जाए, तो वो इतिहास में दर्ज होगा, अभी चाहे जो बात कही जा रही है। बहुत कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। अब देखना यही होगा कि बंगाल का चुनाव कितना हिंसा रहित होता है और कितना चुनाव आयोग इसमें सफल हो पाता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बंगाल की ही बात करेंगे। सेकंड फेज को लेकर भी अब स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है तो इसके साथ ही साथ टीएमसी भी कर रही है। अब इस बीच यूपी के सीएम भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। योगी ने क्यों कहा ममता भगवान राम की रैली ही नहीं निकलने देती, कहानी कुर्सी की में इसी खबर पर करेंगे बात दोपहर 2 बजे।